हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जगदीश सैनी। मैं आपका ये लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में अपन ने यूनिट्स एंड डायमेंशन क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने इसका आपको फर्स्ट वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको बताया था, क्लासिफिकेशन बताया था। थोड़ा सा मैं रिकेप कर देता हूँ। सबसे पहले अपन ने करा था क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज का जो क्लासिफिकेशन है वह अपन ने दो तरह से किया था। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है स्केलर क्वांटिटीज और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज इनके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे एग्जांपल मास, टाइम। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है और ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। तो इन क्वांटिटीज को अपन वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। ये तो था डायरेक्शन के बेसिस पे। दूसरा था कि डिपेंडेंसी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज की एक दूसरे की डिपेंडेंसी के बेसिस पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। और मैंने आपको बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फिजिक्स की एबीसीडी है। मतलब फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज जो आएंगी वो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी होती है। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको याद होनी चाहिए कितनी होती है। तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज तो कितनी होती है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है अपने 7। तो 7 ऐसी क्वांटिटीज है जिनसे मिलके बाकी सारी अदर क्वांटिटीज मिलके बनती है। ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है अपने, एक तो है मास। ये आपको ध्यान रखना है, इस वजह से दोबारा से बताता हूँ। मास, एक है आपके पास लेंथ। ठीक है, एक है अपने पास थर्ड टाइम। ठीक है, एक है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जानते ही हो आप, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट एम्पियर थी। उसके बाद फिफ्थ है आपके टेम्परेचर। फिफ्थ है आपके टेम्परेचर। उसके बाद सिक्स्थ है आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ, ये केमिस्ट्री में आ जाएगी आपके फर्स्ट वाले चैप्टर में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट मोल होती है। और सेवंथ है आपके लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। अब इनके बाद जितनी भी क्वांटिटीज आपकी बची जो आपने सुन रखी है वो किस में आती है? उनको अपन बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो सेकंड है आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज नाम से ही क्लियर है, डिराइव्ड का मतलब होता है किसी से डिराइव करना। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको किसी यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया गया है उनको अपन डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं। इसके एग्जांपल मैंने बता दिए थे आपको, क्या था? जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल, स्पीड वगैरह। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको यूनिट्स के बारे में बताया था। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है? n इंटू यू, जहाँ n तो क्या है? उस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और u क्या है उसकी? u है उसके यूनिट। जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, मिलीमीटर होती है। मास की यूनिट किलोग्राम होती है। ऐसे तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है, एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक उसकी यूनिट। तो यूनिट मैंने बता दिया था। ठीक है, अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपन। तो आज के इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे अपन? इसमें अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जो यूनिट्स की, जैसे एफपीएस सिस्टम हो गया, सीजीएस, एमकेएस। फिर एक जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है एसआई यूनिट, वो थोड़ा बहुत मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगा एंगल्स का, जैसे रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर इस पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या है? जैसे हर जगह पे अलग अलग यूनिट्स यूज की जाती है। जैसे मास है तो मास की यूनिट आपने ग्राम भी सुन रखी होगी, किलोग्राम सुन रखी होगी, पाउंड सुन रखी होगी। तो हर जगह यूनिट्स क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जैसे जो मोस्ट फेमस है, जैसे ये तीन अपने फेमस है, कौन कौन सी? एक तो है अपने एफपीएस सिस्टम,
FPS सिस्टम। FPS सिस्टम का मतलब है F का मतलब है आपके फुट, यानी कि आपके जो लेंथ है उसकी यूनिट तो क्या होती है इसमें FPS सिस्टम में फुट होती है। तो ये तो किसकी यूनिट होगी, लेंथ की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेंथ की यूनिट तो क्या होती है, फुट होती है। ठीक है। P का मतलब है यार पाउंड, यानी कि जो मास की यूनिट है FPS सिस्टम में वो होती है पाउंड। और S का मतलब है यहाँ पे जो टाइम की यूनिट है वो होती है सेकंड। तो यानी कि FPS सिस्टम में जो लेंथ है उसकी यूनिट फुट होती है, मास की यूनिट पाउंड होती है और टाइम की सेकंड होती है। ठीक है। ये FPS सिस्टम है, ये जनरली अदर कंट्रीज में जैसे ब्रिटिश वगैरह में इसका यूज करते हैं। ठीक है। यूएसए में इसमें, अपने यहाँ MKS का ज्यादा यूज करते हैं ना। उसके बाद है जैसे सेकंड है आपके CGS सिस्टम। ठीक है। इसको गॉसियन सिस्टम भी बोल देते हैं, है ना, CGS सिस्टम और गॉसियन सिस्टम। इसी तरह से जैसे FPS जो है ब्रिटिश में ज्यादा यूज की जाती है, जैसे इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोल देते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ से CGS, C मतलब लेंथ यूनिट सेंटीमीटर, G का मतलब है मास यूनिट ग्राम और S का मतलब है टाइम यूनिट सेकंड। यानी कि इस सिस्टम में आपके जो लेंथ है, लेंथ जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। मास की यूनिट होती है आपके ग्राम और टाइम की यूनिट यहाँ पे होती है सेकंड। ठीक है। तो इसको अपन सीजीएस सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद अपने थर्ड है MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। तो इंडिया में जनरली इसी सिस्टम का जनरली ज्यादातर यूज किया जाता है, MKS सिस्टम का। तो MKS का मतलब है यहाँ पे जो लेंथ की यूनिट होती है, लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है, तो मास की यूनिट होती है यहाँ पे K से किलोग्राम, किलोग्राम। और टाइम की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये आपके मेन जो तीन सिस्टम्स जो है ये ज्यादा फेमस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। FPS सिस्टम, इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे F का मतलब फुट है, P का मतलब पाउंड है, S का मतलब सेकंड, यानी कि लेंथ की यूनिट यहाँ पे फुट होती है, मास की पाउंड होती है, टाइम की सेकंड होती है। CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, मास की यूनिट ग्राम और टाइम की यूनिट सेकंड। और MKS वाला ये ध्यान रखना अपने यहाँ यही चलता है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया आपने। ये हो गया आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब दिक्कत ये है कि हर जगह अलग अलग है, जैसे इंडिया वाले किसको मान रहे हैं, है ना, अमेरिका वाले किसको मान रहे हैं। तो अब ये साइंटिस्ट के सामने एक प्रॉब्लम आ गई। जैसे मान लो आपको इंडिया से कोई भी चीज जो है, कोई भी आपका जो सामान है वो कहाँ पर भेजना है, किसी अदर कंट्री में भेजना है। तो जैसे मान लो आपको, जैसे मान लो कुछ, जैसे मान लो किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है। तो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट जैसे मान लो कुछ भी है, जैसे मान लो गोल्ड ही है। ठीक है। तो गोल्ड है, तो गोल्ड की अपने यहाँ जो आम भाषा में जब अपन लेने जाते हैं तो वो तोले में इसका यूज करते हैं, जैसे एक तोला का मतलब 10 ग्राम है। इसी तरह से मान लो आपने कुछ अदर, जैसे मास है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। तो जैसे आप कोई भी सब्सटेंस भेज रहे हो बाहर, जिसकी यूनिट क्या है अपने यहाँ तो केजी है। अब जैसे आप इसको कहाँ पे भेज रहे हो, अमेरिका में भेज रहे हो, मान लो यूएसए में, तो वहां पे इसकी यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, पाउंड होती है। किसी अदर कंट्री में जाओगे तो वहां भी अलग यूनिट्स आपके सामने आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, सभी साइंटिस्ट ने मिलके एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई और सभी आपके जो सभी कंट्रीज है वो उसको फॉलो करती है। यानी कि आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी जो यूनिट्स है वो वहां पे फिक्स कर दी गई।
तो उसको अपन एसआई यूनिट बोलते हैं। सुन रखा होगा वैसे आपने नाम एसआई यूनिट जिसको आप बोलते हो। तो नेक्स्ट है, जैसे अपने यहाँ जनरली मास की यूनिट किलोग्राम होती है तो अपन किलोग्राम यूज करते हैं, ठीक है। किसी अदर कंट्रीज में चले जाए अपन, जैसे यूएसए वगैरह में, तो वहाँ मास की यूनिट क्या होती है, पाउंड होती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या है, क्या आती है अपने पास एसआई यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो साइंटिस्ट ने मिलके क्या बनाई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको आप शॉर्ट में एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या आती है, तो इसमें जैसे आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना 7, तो उनकी यूनिट्स आती है। तो इसमें एक तो एमके सिस्टम, एमके सिस्टम में जो यूनिट्स है, प्लस एमकेएस में तो क्या है, मास की यूनिट आ गई है ना, सॉरी एम का मतलब तो यहाँ मीटर है, के का मतलब किलोग्राम है, और एस का मतलब सेकंड है। तो इसके अलावा कौन सी बची, 4 फंडामेंटल यूनिट्स बची, अभी बता दूंगा फिर मैं। 4 फंडामेंटल यूनिट्स बची, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, 7 होती है, 3 तो आई गई, 4 बची, और प्लस यहाँ पे 2 और आती है, वो मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आती है, तो 2 सप्लीमेंट्री, तो नेक्स्ट टॉपिक यही है मेरा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। तो एमकेएस और 4 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये आती है एसआई यूनिट में। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो जैसे अपने इधर तो मैं देता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और इधर में उनकी सबकी एक बार आपको ऐसा यूनिट बता दूँ, ठीक है। तो जैसे आपके जो फंडामेंटल यूनिट है आपके, एक तो होती है जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी है आपके मास, तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, किलोग्राम। तो सभी साइंटिस्ट ने ये फिक्स कर दिया है कि मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। सेकंड है आपके लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मीटर, इसको अपन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। थर्ड है आपके टाइम, टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है, सेकंड, ठीक है, जिसको अपन स्मॉल एस से लिखते हैं। फोर्थ है अपने इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट बताना, तो देखें क्या होती है, क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, 10th में पढ़ा था आपने, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर को अपन कैपिटल एस से लिखते हैं, ठीक है। फिफ्थ है आपके टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है, वैसे आपने सुना तो टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन, केल्विन, और केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आपके सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है आपके मोल, ठीक है, इसको अपन MOL से लिख देता है। और लास्ट है आपके, लास्ट है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपके कैंडेला, कैंडेला, इसको अपन CD से लिखते हैं। तो ये आपके यूनिट्स हो गए, तो ये 7 तो ये हो गई, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और आती है, वो मैं इसके बाद बता दूंगा आपको। एक तो होती है आपके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, तो एक तो होती है आपके प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन, ठीक है। वो नेक्स्ट टॉपिक यही है, तो पहले आप इसको नोट करो। ठीक है, कर दिया नोट। तो अपन
अपन फिजिक्स में जो भी यूनिट्स वगैरह लिखेंगे वो कौन सी वाली लिखेंगे, ऐसा यूनिट लिखेंगे। जितनी भी क्वांटिटीज अपन लिखेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो यूनिट्स जनरली अपन ऐसा यूनिट्स का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है अपने पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री नाम से क्लियर है आपको, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब आप मेरे से बोलोगे कि मैंने जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो आपको क्या बताई थी कि दो टाइप की होती है, एक तो होती है आपके कौन सी क्वांटिटीज, फंडामेंटल, और एक होती है डिराइव्ड। अब ये कहाँ से आ गई? तो साइंटिस्ट को बाद में रियलाइज हुआ कि दो क्वांटिटीज ऐसी बची हुई है जो आपके वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7, उनसे नहीं बन पा रही है, तो सप्लीमेंट्री। तो उन्होंने बाद में उन दो क्वांटिटीज को सप्लीमेंट्री नाम दे दिया। सप्लीमेंट्री का मतलब ही क्या होता है? एडिशनल। तो बाद में तो कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है? तो एक तो है आपके प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। तो इसमें आपकी दो आती है, एक तो है आपके प्लेन एंगल। अभी तक जो भी आप 10 तक जो भी एंगल पढ़ते आ रहे थे ना डिग्री में, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा आपने, 30 डिग्री 40 डिग्री, वो जो भी एंगल थे, तो यानी कि वो सब कौन से एंगल होते हैं? प्लेन एंगल होते हैं। तो एक तो प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। तो ये ऐसी क्वांटिटीज है जो उन फंडामेंटल से डिराइव्ड नहीं हो पा रही थी, और इनकी जो यूनिट्स है उसमें क्या हो रहा था? कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि अगर आप इनके फॉर्मूले लगाते हो तो यूनिट लेस आती है, तो फिर कंफ्यूजन ना हो इस वजह से साइंटिस्ट ने बाद में इनकी यूनिट्स को डिफाइन कर दिया। तो फर्स्ट है आपके इसमें टॉपिक डाल देना, जैसे फर्स्ट है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का मतलब होता है 2D, है ना, यानी कि 2 डायमेंशनल स्पेस में जो आपके एंगल बनता है। तो 2 डायमेंशनल स्पेस में एंगल मतलब जैसे मान लो, जैसे मैं एक आपके सर्कल बनाऊं, मान लो एक सर्कल है, ये इसका मान लो सेंटर है, और मैं यहाँ मान लो एक सेगमेंट बना देता हूँ, सेक्टर। इस सर्कल की रेडियस मान लो कैपिटल R है, ठीक है, मान लो। और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ, ठीक है। और ये क्या है? ये सेंटर है, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते क्या है वैसे? तो इसको आप क्या बोलते हो? सेक्टर बोलते हो ना। तो ये जो एंगल यहाँ पे बनता है ये वाला, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं, थीटा। तो प्लेन एंगल बराबर क्या होता है? तो आपने ये तो पढ़ रखा है, 10th वगैरह में आता है आपको। प्लेन एंगल बराबर क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। ये प्लेन एंगल, यानी कि थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपने पढ़ रखा होगा, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मान लो अगर L है तो ऊपर आ जाएगा L और नीचे आ जाएगा R। ये आपके फॉर्मूला हो गया किसका? एंगल का, ठीक है। ये आपको पता है, ये 10th में पढ़ रखा है। अब बात आती है इसकी यूनिट की। तो इसकी जो SI यूनिट है वो क्या होती है? अब जैसे अगर आप इसमें देखो तो लेंथ है, ये आर्क लेंथ है, तो आर्क लेंथ की यूनिट क्या होती है? तो लेंथ। तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और नीचे रेडियस, तो मीटर से मीटर कैंसिल। तो ऐसे तो ये क्या होनी चाहिए? यूनिटलेस होनी चाहिए, ठीक है। अब यूनिटलेस है, अब जैसे मान लो अब यूनिटलेस है, तो जैसे मान लो एंगल कितना है? 30 है। तो वहां पे अब कहीं भी आप लिखते हो तो 30, अब दिक्कत ये है कि ये 30 एक नंबर है कि एंगल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने इनको अलग से क्वांटिटीज माना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और इनकी एक अलग यूनिट डिफाइन कर दी। तो जैसे आपके एंगल जो है इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट तो होती है इसकी रेडियन। अच्छा, आपने तो डिग्री सुन रखी होगी इसकी यूनिट, तो इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है? रेडियन होती है, और इसको अपन RAD से लिख देते हैं। अदर यूनिट की बात करूं मैं, अदर यूनिट क्या होती है? जो आपने पढ़ रखी है डिग्री। डिग्री तो आप जानते ही हो, है ना, ऐसे ऐसे लगा देते हैं, जैसे जैसे 30 डिग्री लिखना हो तो ऐसे 30 डिग्री, ठीक है। तो ये यूनिट लगाने से अपन को पता लग जाता है कि अपन ने जो क्वांटिटी लिखी है वो क्या है? एंगल है। तो ये तो हो गया आपके
प्लेन एंगल के बारे में। तो आप ये नोट कीजिए, ध्यान रखना इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। देखिए अब जैसे यहाँ पे मैं डिफाइन करूँ कि जैसे 1 रेडियन कितना होता है, तो 1 रेडियन को अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे मेरे को अगर 1 रेडियन डिफाइन करना है, 1 रेडियन, तो कैसे डिफाइन करूंगा 1 रेडियन, तो एंगल 1 कब आएगा, या तो ये दोनों 1 1 हो जाए या फिर ये आर के बराबर हो जाए। तो जैसे मान लो अपने पास कोई ऐसा सेक्टर है, जैसे मान लो ये है, इसकी रेडियस मान लो आर है, ये सेंटर हो गया, और इसकी जो लेंथ ऑफ ये जो आर्क लेंथ है ये वाली, मान लो ये भी कितनी हो जाए, अगर आर हो जाए, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, 1 रेडियन। समझ गए ना कैसे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है अपने, थीटा बराबर एल अपॉन आर। अगर आपके आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाए और नीचे आर से आर कट जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा, 1। तो ये यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो कि 1 रेडियन क्या होता है, तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ। तो इसमें लिखना, it is an angle at center of a sector whose, जिसकी लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो जाए, whose arc length is equal to its radius, यानी कि आपका जो सेक्टर है उसमें अगर आर्क लेंथ की, यानी कि आपका जो आर्क है उसकी लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई 1 रेडियन। ठीक है, अब जैसे मैं थोड़ा आपको कन्वर्जन बता देता हूँ। जैसे रेडियन आप जनरली डिग्री, एंगल की जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है, तो आप डिग्री तो आपको पता है, रेडियन के बारे में पता नहीं, तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिखा देता हूँ। जैसे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है वो देख लेना। ठीक है, तो क्या रिलेशन होता है, तो अपने जो 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर, ये आप ध्यान रखना। तो 360 डिग्री के बराबर क्या होता है, 2 पाई रेडियन, या फिर आप बोल सकते हो कि 180 डिग्री बराबर कितना, पाई रेडियन। दोनों में से आप एक डेटा ध्यान रखना, ये रिलेशन है डिग्री में और रेडियन में। जैसे आपको पता है ना, जैसे ये सर्किल है, मैं आपसे पूछूं ये सर्किल जो है इसके सेंटर पे जो एंगल है वो कितना बनेगा, तो पूरा अगर सर्किल है कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो इसी को रेडियन में कितना बोलते हैं, 2 पाई रेडियन बोल देते हैं। ठीक है, और ये आया कहाँ से, तो अगर आप ध्यान दो तो जैसे अभी जैसे आपने पढ़ा था 1 जो रेडियन होता है, अगर 1 रेडियन एंगल बनता है तो आपके जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी होती है, आर के बराबर। तो यानी कि 1 रेडियन पे जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी होती है आपके, एल किसके बराबर होता है, आर के।
और अगर आपको ये पूरा सर्कल कवर करना है तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी 2πr। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो 2π से। तो 2π इंटू 1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा 2πr के। यानी कि जब लेंथ ऑफ आर्क 2πr होती है तब एंगल कितना बनेगा 2π रेडियन। यहाँ से आया आप तो डायरेक्ट ध्यान रखना 360 डिग्री में कितने होते हैं 2π रेडियन होते हैं। ठीक है, ये काम आएगा। जहाँ पे भी आपको जैसे कोई भी फॉर्मूला है वहाँ पे आपको अगर एंगल की वैल्यू पुट करनी है तो वहाँ कभी भी डिग्री में मत रखना, क्योंकि आपके जो एंगल की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट वो होती है रेडियन। तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ पे आपको रेडियन में रखना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी रेडियन में दे रखा है तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, डिग्री में दे रखा है तो आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत कन्वर्जन सिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन लिखना, आप ये नोट कर लेना, क्वेश्चन लिखना, कुछ वैल्यूज देता हूँ उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करो। तो लिख देना क्वेश्चन, कन्वर्ट द following values of angle into रेडियन। मतलब यहाँ पे जो भी मैं आपको वैल्यू दूंगा वो डिग्री में दूंगा, आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। तो जैसे लिख देना, जैसे 30 डिग्री हो गया। ठीक है, एक बार आपको ट्राई करो 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं निकालो। सेकंड है 60 डिग्री, थर्ड है आपके 45 भी लिख दो, चलो 45 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, और दे देता हूँ, इधर लिख दो 6, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, इन सब को आप क्या करो कन्वर्ट करो। एक बार खुद ट्राई करना। ठीक है, कर दिया। अब एक बार देख लो कैसे करना है। तो अपन को इसमें ध्यान क्या रखना है, अपन को एक रिलेशन ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं 2π रेडियन। यानी कि तो 180 डिग्री में कितने हुए पाई रेडियन। अब यहाँ से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 180 डिग्री में अगर पाई रेडियन होते हैं तो आप यहाँ यूनिटी मेथड यूज करो। तो इसको अगर आप पूरी इसको 180 से डिवाइड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन हुए पाई बाय 180 रेडियन हो। क्या किया मैंने, ये जो इक्वेशन थी इसको क्या किया 180 से डिवाइड कर दो। तो 1 डिग्री में कितने आ जाएंगे पाई अपॉन 180 रेडियन, इसको यूनिटी मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितने होते हैं पाई बाय 180। तो 30 डिग्री में कितने होंगे, तो 30 और 1 डिग्री में कितने होते हैं पाई बाय 180। तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे लिख दो, भाई 30 डिग्री है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 30 इंटू 1 डिग्री में। तो 30 और 1 डिग्री में कितने होते हैं रेडियन पाई बाय 180। तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई बाय 180। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया पाई बाय 3 से 18 6 बार, तो पाई बाय 6 रेडियन। तो 30 डिग्री में कितने रेडियन हुए पाई बाय 6। अब 45 डिग्री में, तो 45 डिग्री में कितने होंगे, क्या करोगे 1 डिग्री में कितने होते हैं पाई बाय 180 होते हैं। तो इसको आप क्या कर दो कट कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा पाई बाय 5 से काटो तो कितना आ जाएगा 5 से 9 बार, और ये 5 से जा 15 36 9 4 जा 36, तो पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है, तो कैलकुलेशन है आप कर सकते हो। जैसे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री में कितने होंगे, तो यहाँ पे भी क्या करो पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 18 कितनी बार 3 बार, तो पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में वही 90 को किससे मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 से, 0 से 0 कैंसिल, ये
2 टाइम्स तो कितना आ जाएगा π/2। और ये कुछ वैल्यूज आप ध्यान में भी रखना, जैसे 90 डिग्री में कितने रेडियन होता है π/2 रेडियन। इसी तरह से 120 में क्या आ जाएगा 120 डिग्री बराबर 120 इंटू π/180। 0 से 0 कैंसिल, इसको आप कट कर देना, 6 से कट करोगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया 2π/3 रेडियन। एक और दो और दिए थे मैंने, हाँ ये रहा 180 डिग्री में, तो 180 डिग्री 180 इंटू π/180, 180 से 180 कैंसिल, तो कितना आ गया पाई रेडियन। ये तो खैर मैंने दिखाई रखा है आपको। 270, तो 270 डिग्री में कितने होंगे, तो 270 इंटू π/180, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कट करो, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो कितना आ गया 3π/2 रेडियन। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप नोट कर दो, ये काम आएंगे आपके आगे। ठीक है, देख लिया। तो ये आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया। और एक मैं इसका उल्टा भी करा देता हूँ, जैसे रेडियन वैल्यूज आपको दे रखी हो, यानी कि एंगल आपको रेडियन में दे रखा हो और डिग्री में पूछे, उल्टा कर देना प्रोसेस। जैसे एक दो एग्जांपल कर दो। ये भी मिटा दे दूँ तो देखना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। कन्वर्ट रेडियन से डिग्री, कन्वर्ट एंगल्स फ्रॉम रेडियन इनटू डिग्री। इस बार जैसे मैंने आपको रेडियन में दे रखी है, जैसे फर्स्ट एंगल है आपके, जैसे मान लो 3π/4 रेडियन है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। इसी तरह से सेकंड, जैसे मान लो कितना है π/2 रेडियन है, मान लो π/2 रेडियन है, ठीक है। इसी तरह से मान लो कुछ और है, कुछ और वजह लिख दो, जैसे मान लो कितनी पाई बाय मान लो 6 रेडियन है। तो जैसे कैसे कन्वर्ट करने हैं, तो अपने को रिलेशन ध्यान रखना है, कौन सा 180 डिग्री में कितने रेडियन होता है, कितने होते हैं पाई रेडियन होते हैं। तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो अपन को रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो 1 रेडियन में कितने डिग्री हुए, यानी कि मैं ऐसे लिख दूं इसको, पाई रेडियन में कितने हुए, यूनिटी मेथड बोलते हैं इसको, पाई रेडियन में कितने डिग्री है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन में कितने हुए, तो क्या करो आप पाई से इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे पाई अपॉन पाई तो 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 180 अपॉन और पाई, और ये वैल्यू किसमें आ जाएगी आपकी डिग्री, ठीक है। तो ऐसे कन्वर्ट करना, तो यानी कि 3π/4 रेडियन है, तो इसको मैं क्या लिख दूँ 3π/4, और एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं 180 अपॉन पाई, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 180 अपॉन पाई। इसको आप सॉल्व कर दो, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 180 कितनी बार 4 4 जा 16 बचे 2, 4 5 से 20, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। कर देना है तो कर सकते हो आप, ठीक है। 5 3 जा 15, 4 से 12, 135, कितना आ गया 135 डिग्री। जैसे π/2 रेडियन है, तो इसको कैसे करोगे π/2 रेडियन, π/2 एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो 180 अपॉन पाई से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 180 कितनी बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा 90, और ये किसमें आ गया डिग्री, ठीक है। इसी तरह से इधर π/6 वाला है, तो π/6 में कैसे करोगे, तो π/6 रेडियन, π/6 किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से कैलकुलेशन है, तो है ना 6 3 जा 18, तो कितना आ गया, तो π/6 रेडियन में कितने डिग्री हुए 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आप
नोट करो। ठीक है, लिख लिया। अब जैसे अभी एंगल की यूनिट है ना, तो एंगल की यूनिट क्या होती है? डिग्री होती है। अब डिग्री से भी छोटी यूनिट्स होती है मिनट्स और सेकंड। हाँ, एंगल की जो यूनिट्स है, मिनट और सेकंड भी किसकी यूनिट होती है? एंगल की। आप बोलोगे ये तो टाइम की यूनिट होती है। टाइम की भी होती है, एंगल्स की भी होती है। ठीक है, अच्छा पता कैसे चलेगा आपको? तो अगर जैसे मान लो कहीं पे ऐसे दिया 5 मिनट 30 सेकेंड। अब जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मिनट्स और सेकंड्स भी किसकी यूनिट होती है? एंगल की यूनिट्स होती है। तो जैसे कहीं पे लिख दिया तो आपको पता कैसे चलेगा? तो वहाँ उसे क्वेश्चन में डिफाइन करना पड़ेगा कि जो उसने लिखा है ये टाइम लिखा है या एंगल लिखा है। अगर वो एंगल लिखेगा तो यहाँ कुछ आपको इस लिख देगा कुछ एंगल वगैरह, एंगल ऑफ 5 मिनट 30 सेकेंड। अगर टाइम दिया होगा तो वो टाइम लिख देगा यहाँ पे, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये जो यूनिट्स होती है मिनट और सेकंड्स, ये क्या है? छोटी यूनिट्स होती है डिग्री से। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल से समझाई दूँ, ठीक है, आगे आपके काम आएगा। तो जैसे टाइम एंड, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मिनट्स मिनट्स एंड seconds are also the units of, या स्मॉलर लिख देता हूँ, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एंगल, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एंगल। तो ये जो यूनिट्स होती है ये छोटी यूनिट्स होती है। तो मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे आपने वो होती है ना आपके डी, जिससे आप एंगल वगैरह बनाते हो, तो उससे समझा देता हूँ। जैसे मैं ये आपके मान लो वो डी है, ये जानते हो ना ये डी, यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे आपके 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे 180। देखिए सबने, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 10 डिग्री है। तो एक बात बताओ, 0 से 10 डिग्री के बीच में देखना ध्यान से, कितने डिविजन होते हैं यहाँ पे? तो 10 डिविजन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 10 डिग्री के बीच में कितने डिविजन होते हैं? 10 डिविजन होता है। अब जैसे इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बनाऊँ, तभी आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, तो जैसे मान लो यहाँ पे तो है आपके 0 डिग्री, और इसके जस्ट ऊपर यहाँ 1 डिग्री है। अब थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ, जैसे मान लो 1 वैल्यू यहाँ पे, मान लो इस जगह पे, समझिए भाई इतने समय में कैसे बनाऊँ? ये इतनी सी लाइन है, ठीक है, मेरे को आपको समझाना भी है। तो 0 से 1 डिग्री, तो 0 से 1 डिग्री है, तो इसमें आप क्या करो, 0 से 1 के बीच में कितनी डिवीजन कर दो? ऐसे 60 डिविजन कर दो, 60 डिविजन कर दो। ठीक है, तो 0 से 1 डिग्री के बीच में कितनी डिवीजन करी आपने? 60 डिवीजन करी। तो जो हर एक डिवीजन है वो किसको बताएगी? मिनट को बताएगी। यानी कि यहाँ पे 0 से 1 डिग्री के बीच में जो ईच डिवीजन है, ईच डिवीजन ये किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू 1 मिनट के बराबर, 1 मिनट के बराबर। और जब भी मिनट आए तो मिनट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मिनट को रिप्रेजेंट करने की, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो रिप्रेजेंट एक सिंगल डैश लगा देते हैं। तो यानी कि 1 मिनट को कैसे लिखूंगा मैं? 1, और यहाँ क्या लगा दूंगा? डैश। तो यानी कि तो 0 से 1 डिग्री के बीच में कितनी डिवीजन आ रही है? 60 डिवीजन। तो यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट हुए? तो 1 डिग्री में 60 डिवीजन है, यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और मिनट के लिए क्या लगा देते हैं? एक डैश लगा देते हैं। ठीक है, ये तो आपके मिनट वाला। ठीक है, तो डिग्री से भी छोटी यूनिट कौन सी है? मिनट है। समझ गए?
0 से 1 डिग्री है, तो इसमें अपन ने कितने टुकड़े कर दिए, इसके बराबर है ना, इक्वल इक्वल टुकड़े कर दिए, 60 डिवीजन कर दी। तो हर एक डिवीजन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1 मिनट को। यानी कि जैसे मान लो ये फर्स्ट वाली है, तो ये वाली जो है, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 1 मिनट को। इसी तरह से अब सेकंड इससे भी छोटी यूनिट है, तो इसी को मान लो मैं और जूम करूं, इसको मान लो और जूम करें अपन, तो जैसे मान लो यहाँ पे तो है, जैसे मान लो यहाँ पे तो है 0 डिग्री, ठीक है। अब मान लो इसके भी अपन क्या कर रहे हैं, इसके भी डिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे है, इस जगह पे मान लो 1 क्या है, मिनट है, ठीक। तो 0 से 1 मिनट, तो 0 से 1 मिनट के बीच में भी इसी तरह से अपन क्या करें, 60 बराबर डिविजन्स कर दें। यानी कि 0 से 1 मिनट के बीच में जो एंगल है ना छोटा सा, उसके भी अपन क्या करें, 60 इक्वल टुकड़े कर दें, तो 60 डिविजन्स कर दें। तो यहाँ पे हर एक जो डिवीजन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1 सेकेंड को। तो यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट ये जो डिवीजन होगी, ये जो एंगल बनाएगी ये वाला, ये कितना होगा, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ईच डिवीजन, यहाँ पे जो ईच डिवीजन है वो किसके बराबर होगा, 1 सेकेंड के बराबर। और सेकंड को किससे लिखते हैं, तो सेकंड में अपन डबल डैश लगा देते हैं। वहां पे मिनट में तो अपन सिंगल डैश लगाते हैं, यहाँ पे डबल डैश लगाते हैं। तो यानी कि जो आपके 1 मिनट है, 1 मिनट वो किसके बराबर होगा, 60 सेकेंड्स के। तो ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ जनरल में सारा लिख देता हूँ एक साथ। तो आपके जो 1 डिग्री है उसमें कितने मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में होते हैं आपके 60 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में होते हैं यहाँ पे 60 सेकंड, ठीक है। और ये टाइम वाला नहीं है, ये एंगल की बात चल रही है, ये मैंने आपको इसी वजह से डी से समझाया है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। अब नेक्स्ट अपने जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है वो दो होती है। फर्स्ट प्लेन एंगल, तो अभी तक मैं प्लेन एंगल के बारे में बता रहा था, फिर बीच में कन्वर्जन सिखा दिया। सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है आपके सॉलिड एंगल, ठीक है। तो आज का लास्ट टॉपिक सॉलिड एंगल। तो नेक्स्ट आप सेकंड यूनिट डालो। तो नेक्स्ट है आपके जो सेकंड है, ठीक है। वहां मैंने दिखाया था टॉपिक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फर्स्ट है प्लेन एंगल, सेकंड है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के बारे में मैंने पूरा बता दिया। अब सेकंड है आपके कौन सा एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल क्या है, अब ये क्या है, ये 3D वाला एंगल है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एंगल बनाता है, तो 3D एंगल इसको बोल सकते हैं अपन। यानी कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में जो आपके एंगल बनता है उसको अपन सॉलिड एंगल बोलते हैं। अभी तक जो भी आपने एंगल वगैरह देखे थे ना 10 तक, वो आपने देखे थे प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल वाले। जैसे मैं बोर्ड में बनाता हूँ ना, जैसे ये मान लो, जैसे मान लो 45 डिग्री है, तो ये तो कौन सा वाला एंगल है, 2 डायमेंशनल एंगल है, ठीक है। 3D एंगल बनता है 3D ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है वो बताता हूँ। तो जैसे आपने जो अपने कोन है, जैसे आपके बर्थडे की वो जो कोन शेप में टोपी होती है उसको इमेजिन कर सकते हो, या फिर जो आइसक्रीम होती है कोन वाली, ठीक है, उसको इमेजिन कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है, तो उसकी शेप कैसी होती है कोन की, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ एक कोन बना लो आप, ठीक है, ये मान लो कोन, और यहाँ पे ये ऐसे सर्कुलर रीजन होता है, ठीक है। मान लो ये जो है वो कितनी है, ये जो डिस्टेंस है वो r है, और इसका जो एरिया है, ये जो सर्कुलर जो एरिया है यहाँ का, ये मान लो कितना है, इसका एरिया मान लो कितना है, कैपिटल A, ठीक है। और ये इसकी ये डिस्टेंस r है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं अपन एपेक्स, ठीक है, एपेक्स। तो एपेक्स, तो ये वाला जो एंगल बनता है, अब इमेजिन करना
आपके जो टोपी है, तो ये जो इस तरह से 3 डायमेंशनल जो एंगल होगा, ठीक है, इमेजिन करना 2D नहीं होगा, ऐसे ऐसे होगा ना 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे जो 3 डायमेंशनल ये जो एंगल बनेगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, क्योंकि कौन सा ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे सर्कुलर बनेगा ना 3 डायमेंशनल। तो ये जो एंगल है ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है आपके, अच्छा पहले मैं इसकी डेफिनेशन तो देख लूँ। तो सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल बराबर होता है आपके सॉलिड एंगल, जैसे वहां एंगल बराबर क्या था, वहां पे एंगल बराबर था आपके आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ऐसे ही यहाँ पे होता है सॉलिड एंगल बराबर होता है आपके एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, तो इसको ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको ओमेगा बोलते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, एरिया अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसकी भी यूनिट की बात करें तो जैसे अगर अपन एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, रेडियस की मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ऐसे तो ये यूनिट लेस हो रहा है, ठीक है। तो वही वाली प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए इसकी जो यूनिट है वो फिक्स कर दी। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है आपकी स्टे रेडियन, वहां पे रेडियन थी, यहाँ पे होती है स्टे रेडियन, ठीक है, और शॉर्ट में इसको एस टी आर दे देते हैं, ठीक है, स्टे रेडियन। तो ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, स्टे रेडियन, ठीक है, तो ये आप नोट कर दीजिए। ठीक है, लिख दिया। ये आप 3D ऑब्जेक्ट से इमेजिन कर लेना है ना, जैसे कौन वाला शेप हो, जैसे वो आपके बर्थडे वाली को केप आती है, या फिर वो आइसक्रीम आती है कौन वाली, उसमें आप इमेजिन कर सकते हो। तो वो जो 3 डायमेंशनल एंगल बनता है ना यहाँ पे, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसके मैं एक दो आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। इसके जैसे जैसे एक क्वेश्चन लिखना, जैसे आप हेमिस्फीयर और स्फीयर के लिए एंगल बता दो, तो फाइंड द सॉलिड एंगल फॉर हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। जैसे एक तो है हेमिस्फीयर और एक है स्फीयर, इनके लिए आप सॉलिड एंगल बता दो, ठीक है। तो जैसे मान लो आपकी जो हेमिस्फीयर है वो कैसा होता है, हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर को आधा कट कर दिया, तो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आर है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ये जो सेंटर है, यहाँ पे ये जो 3 डायमेंशनल जो एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है, इमेजिन करो 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो आपके एंगल बनेगा वो कितना होगा। अगर आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको उल्टा बना देना। तो फॉर्मूला होता है अपने, जो एंगल बनता है वो होता है एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। एरिया कौन सा वाला, ये वाला एरिया। तो स्फीयर का, हेमिस्फीयर का ये जो एरिया होगा ये वाला, ठीक है, ये कितना होगा, तो स्फीयर का जो आपके सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, याद करना। और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर एरिया की बात करो तो पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा है, आधे स्फीयर का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा कर्व सरफेस एरिया है ना, ये वाला पूरा ऐसे, तो ये एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। नीचे
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल वो कितना बनेगा 2 पाई, और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपकी स्फीयर है, ठीक है, कंप्लीट स्फीयर है, तो ये जैसे कंप्लीट स्फीयर है मान लो, ठीक है, अभी तो आपको सर्कल दिख रहा होगा, इमेजिन करना है, मान लो स्फीयर है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, मान लो कैपिटल आर है, तो ये जो सॉलिड एंगल बनेगा यहाँ पे पूरा, है ना, वो कितना बनेगा, तो फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया कितना है, तो आपकी जो ये वाला जो एरिया है सरफेस वाला ये कितना है, तो एक स्फीयर का होता है अपने 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, स्फीयर के लिए कितना आ गया 4 पाई, और यूनिट होती है इसकी स्टेरेडियन, तो एस टी आर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपने सॉलिड एंगल पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसको रिवाइज करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।